फ़ायदा उठाते हैं और अंत में क्या होता है, उन्हें भयानक मौत मिलती है। बच्चा होता है तो बच्चे को माँ का दूध पी जाती है तो उनको बेचने के लिए, धंधा करने के लिए दूध नहीं मिलता है, तो बच्चे को, जिंदा बच्चे को ट्रक से फेंक देते हैं, या तो फिर वो लोग इंजेक्शन दे के मार देते हैं, या तो बहुत दिन से बांध के रखे। मैं आंखों से देखा, उसको दूध देते नहीं, बहुत दिन से बांध के रखते हैं, तो दूध नहीं, पेट पूरा अंदर चला जाता है, उसका पूरा कॉलम ये हो जाता है ना, तो कहीं फेंक देते हैं। As per my knowledge, it is business for them. Because in this village also where I stay, तलोजा, यहाँ पे भी काफ़ी सारे गौशाला है, लेकिन आप वहाँ पे देखिए किसी को आप ये नज़र नहीं आएगा कि उनको कोई, उनकी आंखें क्या बोलती हैं, उनकी क्या फीलिंग है, दैट कोई नहीं समझेगा। लेकिन हाँ, उनका दूध कितना लीटर निकला, ये खिलाने से दूध ज़्यादा निकलेगा, ये सब चीज़ें का नॉलेज है उनको। लेकिन उनकी अपनी फीलिंग क्या है, दे ऑल्सो नीड रेस्ट, दे ऑल्सो नीड दैट टाइम, वो उनको फीलिंग नहीं है। हमारे देश में लोगों को आदत पड़ गई है भैंसों को बंधा हुआ देखने की, गायों को बंधा हुआ देखने की, उनके बच्चों को मरते हुए देखने की, और किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको एक बिनाइन सी वो मानते हैं कि तो फार्मिंग है, तो बेचारा गरीब आदमी है, चाहे उसके पास 80 भैंसें हों, वो गरीब सा आदमी है और व्हाटएवर। असल बात यह है कि किसी भी माँ को दूध तभी आता है जब उसका बच्चा होता है। डेयरियों में बच्चों को भूखा मार दिया जाता है, जिस दिन से वो, जिस मिनट से पैदा होते हैं उनको माँ से अलग कर दिया जाता है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि हम माँओं को बच्चों से अलग कर देते हैं, बच्चों को भूखा मरने देते हैं, लेकिन हम इसको रिपोर्ट भी नहीं करते। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट में ख़ास तौर पे लिखा है कि हम किसी भी जानवर को अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग नहीं दे सकते। ये गाय भैंसें बहुत इंटेलिजेंट पशु होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इनके अंदर उतनी ही मातृत्व की भावना होती है जितनी इंसानों में होती है, ये शायद हमसे भी ज़्यादा। और इनसे जब इनके बच्चे छीन लिए जाते हैं, क्योंकि उनका दूध जो है वो किसी को अपनी चाय में डालना है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरते हैं। बीफ इंडस्ट्री जो है वो बिना डेयरी के पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक गाय या भैंस को इतने साल खिला के पालना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो वो जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट डेयरी वाले कराते हैं, क्योंकि हम एक गाय पालना उनके लिए आसान बनाते हैं। कुछ टाइम के लिए दूध 60 रुपये किलो या कहीं 70 रुपये किलो या कहीं कम सस्ता महंगा बिक रहा है, तो इट्स अ गुड मनी फॉर दोज विलेजर्स। वो पैसे के लिए उसको रखना शुरू करते हैं, बट जब वो दूध देना बंद कर देते हैं तो उसको नहीं पाल पाते। क्यों? क्योंकि दूध से डिस्काउंट मिल रहा था। तो अगर डेयरी इंडस्ट्री नहीं होगी तो इतना आसान नहीं होगा बीफ मिल पाना। गाय अगर बच्चा देती है, अगर वो फीमेल काफ हो तो उसको अपने साथ रखा जाता है, लाइक फीमेल बछड़ा, और अगर वो मेल हो तो मेल का नॉर्मली कुछ यूज़ नहीं होता। बहुत सारे कम फार्मर्स हैं जो उनको रखते हैं खेती के लिए, बट अभी खेती भी ऑलमोस्ट ट्रैक्टर के द्वारा ही की जाती है, तो वो मेल काफ को बेच देते हैं स्लॉटर हाउस में या फिर वो लेदर कंपनीज़ को। और ये गाय फिर जाती है कत्ल के लिए, ट्रकों में भर भर करके जाते हैं। अब ये जो गाय जाती है बहुत ही बुरी तरह से काटते हैं, जिसको कहते हैं मॉडर्न स्लॉटर हाउस। उसमें वो भैंस को के पैर पर बेड़ी डाल देते हैं, एक पैर पर, और उसको एकदम से झटके से ऊपर उल्टा टांग देते हैं। इसमें वो टांग टूट जाती है। उसके बाद एक लाइन में भैंसों को डालते हैं, जिंदा है। पहले तो उबला हुआ पानी उनके ऊपर डालते हैं ताकि उनके शरीर, त्वचा जो है वो हल्की हो जाए। उसके बाद उसका गर्दन काटते हैं थोड़ा सा, ताकि खून निकलता रहे। खून निकलते जाता है, क्योंकि खून वो बेचते हैं दवाई की इंडस्ट्री को। ये जो आयरन टॉनिक और आप सब लेते हैं, ये वही खून है। फिर उसके बाद वो उसका चमड़ा उतारना शुरू कर देता है जिंदा भैंस से, और उसके बाद ही वो गाय भैंस जो भी है मर जाती है। ये मॉडर्न स्लॉटर हाउस जिसको कहते हैं। जो केरला के स्लॉटर हाउसेस हैं उनका भी अनोखा तरीका है गाय भैंस को मारने का, और वो ये है कि वो हथौड़ा लेते हैं और सिर पर हथौड़ा तब तक मारते हैं जब तक पूरा मुंह, शरीर फट ना जाए। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे मांस मीठा होता। और जगहों में तो वो कभी रस्टेड ब्लेड के साथ करते हैं, कभी छुरी के साथ करते हैं, लेकिन 15 मिनट से आधा घंटा लगता है उस गाय या भैंस को मरने के लिए। अभी हमने एक ट्रक पकड़ा
जो जा रही थी बंगाल, क्योंकि बंगाल में इजाज़त है गाय को काटने के लिए, तो यहाँ से सारे गाय वहाँ भी जाते हैं और केरला जाते हैं। ये दोनों स्टेट हमारे अनफॉर्चुनेटली लूप होल्स हैं। तो हमने पकड़ा एक गाय, जो एक ट्रक जो जा रही थी, उसमें 6 गाय होने के बजाय उसमें 60 गाय थे और सब के सब गर्भवती थे। और क्योंकि एक के ऊपर एक ठूसे गए थे इस ट्रक में, उनके पेट पर इतना दबाव हो गया था कि फीटस बाहर निकला हुआ था और वो पूरा ट्रक खून से भर भर करके, फीटसेस भी, माँ भी रोए, फीटस भी मरी हुई निकली, ट्रक के पीछे पीछे से खून निकलते निकलते ऐसे तो हमने पहचाना, नहीं तो वो बंद कर देते हैं स्मगलर्स, ताकि आप पहचान ना पाए। गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी होने के कारण आज गौ हत्या का मुद्दा एक राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। कई सवालों का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला था। मेरी खोज जारी रही। बीफ व्यापारियों से बातचीत होना मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैं कुछ गौ रक्षकों से मिला, जिन पर कई बार मारपीट और लिंचिंग्स के आरोप लगते हैं। लेकिन ज्यादातर गौ रक्षक कैमरे पर कुछ भी कहने से हिचकिचा रहे थे। आखिरकार मुझे एक गौ रक्षक मिले जो इंटरव्यू के लिए राजी हो गए। कसाई लोबी इतनी पावरफुल है, कसाई लोबी, कि इनके पास लाखों का धंधा है, 1-1, 2-2 करोड़ का। आप सोच सकते हैं, जो 3500 किलो मैंने गौ मांस का गाड़ी पकड़ा था, अगर वो 300 रुपया पकड़ते, 300 रुपया 3500 किलो, तो आज वो 12-14 लाख का होता है। आप सोच सकते हैं, वो आइसर गाड़ी 18-20 लाख का आज मांडवी चौकी पे ऐसे ही सड़ रहा है, आज 6 महीना होने को आया। तो ये लोबी इतनी पावरफुल है कि कल हमको हमारा एक्सीडेंट भी करवा सकती है। हमें 3 टाइम पुलिस के सामने मारा गया है, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, और अभी तो 20 महीने पहले पुलिस को भी मारा गया। हमारे गौरक्षक राजेश पाल को 200 जन ने मॉब लिंचिंग करके मारा। तो इस सिचुएशन से हम गौरक्षा करते, जो काम प्रशासन का है। शायद इसी वजह से बाकी गौरक्षक भी कैमरा पर आने से मना कर रहे थे। इनके मन में भ्रष्ट पुलिस वालों, अधिकारियों, नेताओं और कसाईयों का डर था। फिर मैंने ये जाना कि कुछ गौरक्षक भी भ्रष्ट हैं। पकड़ते तो क्या है, जो गौरक्षक बन के रहते हैं ना, वो रुकाते हैं, उनको 20,000 देते हैं, वो कार स्टार्ट करके चले जाते हैं, उसका ट्रक लेके चलता था। ओरिजिनलिटी तो ये है। अच्छा है, गौरक्षक भी पैसे लेते हैं, सब लेते हैं। ये तो क्या है, दूध है, एक गोरखा क्या होता है, इनका पैसा धंधा बना रखा है यार भैया। सबका अपना अपना धंधा है। बस धंधा तो क्या है, धर्म भ्रष्ट करनी बात है, या किसी के सामने आओ मत ना यार, गोरखा तो घर के बैठ जाना। लेकिन क्या रोकते, पैसे देते भग जाते। कभी कभी कसाई खुद गाय की तस्करी की जानकारी गौरक्षकों को लीक कर देते हैं। ऐसा करने से ये कसाई अपनी कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि ये पूरा मुद्दा इतना भी सरल नहीं है। सदियों से भारत की राजनीति में गाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। श्रीमद् भागवत में कई बार गोहत्या की कड़ी निंदा की गई है। इसका मतलब ये है कि उस समय लोग गोहत्या करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार इस कलयुग में गाय की बलि चढ़ाना पूरी तरह मना है। जो चीज प्रचलित हो उसी को रोकने की जरूरत पड़ती है। जो प्रचलित ही नहीं, उसे कोई क्यों रोके? आज देश के कई हिस्सों में गो हत्या को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, पर कितने नेता सच में गाय का भला चाहते हैं? इस तरह गाय को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की प्रथा भी कई शतकों से चली आ रही है। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्हें अपने आहार में बहुत सारा दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने की आदत थी। वो जहां बसे वहां उन्होंने डेयरी फार्म्स की स्थापना की। साथ साथ अपने लिए बीफ का इंतजाम करने के हेतु से उन्होंने कसाई खाने भी शुरू करवाए। इस दौरान ब्रिटिश बस्तियों के पास फूका या धूमदेव जैसी क्रियाओं का प्रयोग होने लगा, जिनमें गाय की योनि में हवा फूंककर ज्यादा दूध निकाला जाता है। इसी वजह से महात्मा गांधी ने गाय और भैंस का दूध पीना बंद कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत के डेयरी फार्मर्स परेशान थे। अंग्रेजों के शोषण का मुकाबला करने के लिए गुजरात में एक सहकारी यूनियन का गठन हुआ। फिर वर्गीस कुरियन इनके साथ जुड़ गए, जिन्हें दुग्ध क्रांति का नायक माना जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में 1957 में अमूल और 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हुई। डेयरी व्यापार की स्थापना के लिए भारत सरकार ने अपना पूरा सहयोग दिया।
ये करते वक्त सरकार का ध्यान पोषण से ज्यादा आर्थिक विकास पर था। 1960 में जब कुछ प्रगत देशों के सामने ऑपरेशन फ्लड का प्रस्ताव रखकर कर्जा मांगा गया, तब उन्होंने कुछ सवाल उठाए। क्या आप अपनी मूल्यवान जमीन पर खेती की जगह पशु खाद्य उगाएंगे? इस पर कुरियन ने खुद कहा, यह आलोचना बेबुनियाद तो नहीं थी। 1976 में अमूल ने क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाकर मंथन नाम की फिल्म बनवाई, जिसके द्वारा लोगों को दूध के व्यापार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। तब तक कृत्रिम गर्भाधान प्रचलित हो चुका था। धीरे धीरे देश में डेयरी फार्मर्स की और उनके यूनियंस की संख्या बढ़ती गई। अपनी योजनाओं द्वारा सरकार भी डेयरी फार्मर्स और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देती रही। इसी दौरान कुछ हिंदू संगठनों ने गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे जाकर इन्हीं मांगों को लेकर गौ हत्या विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। 7 नवंबर 1966 के दिन हजारों की तादाद में लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए और देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग लेकर संसद की तरफ चल पड़े। जवाब में उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने पुलिस को भीड़ पर गोली चलाने का निर्देश दिया। इस घटना के बाद परिस्थिति हाथ से बाहर निकलने के डर से इंदिरा गांधी ने गौ हत्या प्रतिबंध की साध्यता जांचने के लिए एक समिति बिठाई। समिति के सदस्यों में पुरी के शंकराचार्य, वर्गीस कुरियन और कुछ अन्य लोग शामिल थे। वर्गीस कुरियन की आत्मकथा पढ़ने पर मैंने जाना कि कमेटी मीटिंग्स में क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, मेरा मकसद गौ हत्या पर प्रतिबंध लगने से रोकना था। डेयरी व्यवसाय में यह जरूरी है कि हम अनुपयोगी गायों को बाहर निकालें, ताकि उपयोगी और स्वस्थ पशुओं के लिए संसाधन कम न पड़े। शंकराचार्य और मेरी शुरुआत से ही नहीं बनी। मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार था कि कोई भी उपयोगी गाय ना मारी जाए। इस बात पर शंकराचार्य और मेरे बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई। मैंने उनसे बार बार पूछा, शंकराचार्य जी, क्या आप इन सारी बीमार बेकार गायों को खुद अपनाकर अंतिम समय तक उनका पालन पोषण करेंगे? आप जानते हैं कि यह मुमकिन नहीं। उनके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। असल में यही डेयरी और बीफ के बीच की कड़ी है। जिन्होंने भारत के डेयरी व्यवसाय की नींव रखी, उनका ही ये बयान वो बात दर्शाता है जो एक्टिविस्ट सालों से कहते आए हैं। यही पूरे फसाद की जड़ थी। डेयरी फार्मर्स को प्रोत्साहन मिला कि वो बूढ़े और बेकार पशुओं से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कटने दें। तो बाद में क्या होता, उनका उम्र कम होना तो दूध भी कम हो जाता ना, फिर तो उसको रख के आप लोगों को कुछ मिलता नहीं ना, क्योंकि ये सब। पर कुरियन की बात भी सच थी। उनके पास और चारा ही क्या था? उनकी देखभाल कौन करेगा? अगले कुछ दशकों में जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ी, वैसे ही पशुओं की आबादी भी बढ़ गई। औद्योगिक प्रजनन प्रक्रियाओं द्वारा यह संभव हुआ और इसकी वजह से बीफ और चमड़े के निर्यात में काफी बढ़त देखी गई। अन्य देशों के विपरीत भारत में डेयरी फार्म्स की रचना ही इस प्रकार हुई है, जिससे बीफ और अन्य व्यवसायों को सहयोग मिले। इन्हीं की वजह से बीफ का व्यवसाय जीवित रहता है। 100 बात की एक बात बोली जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने से हम पशु हत्या का समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत बहुत बदल चुका है। एक कृषि प्रधान समाज से दूर औद्योगिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में अब डेयरी भी एक बड़ा उद्योग बन गया है। बाजार में आज हमें दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स कई रूपों और ब्रांडेड पैकेट्स में नजर आते हैं। ये जानना जरूरी है कि दुग्ध क्रांति के बाद आज देश में दूध का उत्पादन गायों से ज्यादा भैंसों पर निर्भर है। दुग्ध क्रांति के चलते देश में गाय और भैंस दोनों ही कट रहे थे, लेकिन हिंदू समाज केवल गाय के लिए आवाज उठाता रहा। धर्म के आधार पर कई लोग गौ रक्षा को अपना कर्तव्य मानते थे, पर भैंसों के लिए कौन आवाज उठाए? हिंदू ग्रंथों में भैंस का चित्रण ज्यादातर नकारात्मक तरीके से हुआ है। महिषासुर की कथा कहती है कि वो भैंस के रूप में एक राक्षस था जिसका मां दुर्गा ने वध कर दिया। इसके अलावा भैंस को मृत्यु के देवता यमराज का वाहन भी माना जाता है। इसीलिए हमारे देश में भैंसों की नकारात्मक छवि बन चुकी है। गाय की तुलना में हम इन्हें आलसी, मूर्ख और अपवित्र मानते हैं। मजे की बात तो ये है कि आज भारत के लोग गाय से भी ज्यादा
इसी अपवित्र भैंस के दूध का सेवन करना पसंद करते हैं। 1967 में स्थापित कमेटी को 6 महीनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन इसे 12 साल तक आगे धकेला गया। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले ही कमेटी को खारिज कर दिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 और 48 के अनुसार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छोड़कर कृषि और पशुपालन के सभी संगठन राज्यों के दायरे में आते हैं। इसीलिए सिर्फ राज्य ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के विषय में निर्णय ले सकते हैं। ये बात उन पर छोड़ दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखें तो भारत ने गो मांस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन भैंसों का मांस कैरा बीफ नाम से अभी भी एक्सपोर्ट होता है। बैल, गाय या गाय के बछड़े का मांस हम निर्यात नहीं करते। बैल, गाय और उनके बछड़े की सुरक्षा से संबंधित पूरा प्रबंधन राज्यों द्वारा देखा जाता है। हम इनमें से किसी के निर्यात की अनुमति नहीं देते, लेकिन पश्चिम में भैंस के मांस के लिए कारा बीफ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो भैंसों के लिए ये अनुमति है, इनका निर्यात हो सकता है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स, और ये बीफ जो हम कहते हैं भैंस का है, ये भैंस और गाय दोनों का मिला हुआ है, कोई चेक करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए बंधे हुए हैं। आज 2022 के मध्य में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें गाय और भैंस के कटने पर कोई प्रतिबंध नहीं। 18 राज्यों और बचे हुए केंद्र शासित प्रदेशों में गाय और उसके बछड़े के संहार पर पूरा प्रतिबंध है, लेकिन बैल, सांड और भैंस के बछड़ों के मामले में विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम है। रही बात भैंस की, तो सभी राज्यों में भैंस की कटाई के लिए अनुमति है, सिवाय छत्तीसगढ़ के। ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां सभी गाय भैंसों के संहार और परिवहन पर पूरा प्रतिबंध है, चाहे वो किसी भी उम्र या लिंग के हो। इतने प्रकार के कानून होने से और उनका ठीक पालन ना होने से कई समस्याएं पैदा होती है, जैसे प्रतिबंधित राज्यों से दूसरे राज्यों में होने वाली पशु तस्करी। तो कोयम्बतूर में ऐसा है, किसी भी ट्रक को केरल जाना हो तो उसे कोयम्बतूर से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए जब कोयम्बतूर में इस पर रोक लगाई गई तो केरल जाने वाले सभी ट्रकों का नुकसान होने लगा। इस पर कई बैठकें हुई जहां मुख्य सचिवों को और सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव इतना था कि कोयम्बतूर के पास कोई चारा नहीं था, ट्रकों को अनुमति देनी ही पड़ी। तो हमने कहा कि आपको कानूनों का पालन तो करना होगा, पीसीए एक्ट और इसके नियमों के अनुसार सब कुछ कीजिए। लेकिन कोई भी इन नियमों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि फिर उन्हें पहले की तरह नफ़ा नहीं मिलता। वो ये घाटा सहने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए बीच का रास्ता ये है कि हम इस व्यवहार को मुश्किल बनाएं। लेकिन आप इन कानूनों को सख्ती से कैसे लागू करेंगे? इस तरफ कौन ध्यान देगा? कानून लागू करने वाले खुद इसमें मिले हुए हैं। ये एक भ्रष्ट व्यापार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को रिश्वत खिलाकर ये व्यापार चलता रहता है। हर चेक पोस्ट पर यही चलता है। ये तस्करी हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी चलती है। भारत से नेपाल में भैंसें और बांग्लादेश में गायें पहुंचती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी तस्करी चलती है, वो भी पशु संरक्षण कानून के बावजूद। शहरों में भी कुछ छिपे हुए कसाई खाने हैं जहां बीफ को मटन के साथ और चर्बी को घी के साथ मिलाया जाता है। कानून लागू करने में ढिलाई, पक्षपाती समाचार रिपोर्टिंग, भ्रष्टाचार और पुलिस की लापरवाही से देश में धार्मिक तनाव, काला धन, मानव तस्करी, यहाँ तक कि आतंकवाद के लिए भी जगह बनती है। जगह है देहरादून नाम के एक शहर में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, उसका नाम है इनामुल्ला बिल्डिंग। वहाँ पर ये एक्चुअली अवैध पशुवध, गाय भैंसों का कत्ल बहुत समय से बहुत ज़्यादा चला आ रहा था, और उसी जगह पे कई बार पड़ोसी देश के टेररिस्ट भी पकड़े गए। किसी भी शहर की सबसे क्रिमिनल जगह वही होती है जहाँ पे बहुत सारे पशुओं को काटा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जिनको चाकू छुरे, खून वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वही तमाम तरह के अन्य क्राइम्स की ओर भी ग्रेजुएट करते हैं। एक बहुत बड़ा आईजी था जिसका नाम है शैलजाकांत मिश्र। उन्होंने एक स्टडी करी जहां उसने ये पिन पॉइंट किया कि जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस है, स्मगलिंग इंडस्ट्री है, बांग्लादेश में भेजने वाले लोग हैं,
this is entirely going towards guns and the destruction of the Indian state. ये जो आप सोचते हो कि हल्कापन है, जानवरों के ही सौदा कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सौदा होता है. And this is not what I am saying, this is what the police has said again and again, कि ये सबसे खतरनाक धंधा है. दिक्कत ये है कि सूखे पशुओं की देखभाल करने की मूल समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. इसी वजह से ये अनगिनत सवाल और संघर्ष पैदा हो गए. बेकार पशु कसाईयों को बेचने से डेयरी उद्योग को मुनाफा होता है और इसीलिए ये लोग पशु संहार प्रतिबंध का विरोध करते हैं. देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सख्त गोहत्या प्रतिबंधक कानून लाए गए. यहाँ गैर कानूनी कसाई खानों को निशाना बनाया गया, लेकिन सूखे खुले पशुओं के पुनर्वास के लिए कोई प्रबंध नहीं हुआ. अब यहाँ के डेयरी फार्मर्स ना तो इन सूखे पशुओं को खिला पा रहे थे और ना ही इन्हें कसाईयों को बेच पा रहे थे. इसीलिए उन्होंने अपने बेकार गाय बैल रास्तों पर छोड़ दिए. ये आवारा पशु भूख के मारे खेतों में घुस गए, जिससे कई किसानों का नुकसान हुआ. अपनी परेशानी जताने के लिए ये किसान इन आवारा पशुओं को सरकारी स्कूलों पर छोड़ने लगे और स्कूलें बंद करनी पड़ी. कुछ लोगों ने तो पशुओं पर तेजाब फेंक कर उन्हें मार दिया. आखिरकार इन पशुओं को या तो चुपचाप कसाईखानों में ले जाकर काटा गया, या वो रास्ते पर दुर्घटना का शिकार हो गए, या फिर प्लास्टिक या कचरा खाकर, नहीं तो भूखे पेट तड़पते हुए मर गए. एनिमल शेल्टर्स और गौशालाओं से भी जानवरों का अपहरण किया जाता है. एक दिन ऐसा हुआ, एक ऊंट को हम यहाँ पर उतार रहे थे. उतने में दूसरी तरफ 3 बैलों को कोई चुरा कर ले गया और ढूंढने पर भी उनका पता नहीं चला. एक इंटरव्यू के लिए अपनी टीम के साथ सफर करते वक्त रास्ते पर मुझे एक गाय घायल अवस्था में दिखी. हम उसे पास के एक एनिमल शेल्टर पर ले जाने से पहले उसने एक प्लास्टिक की थैली निगल ली. खुले पशुओं के लिए प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है. इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं हनुमान जी से मिला, जो जानवरों के पेट से प्लास्टिक निकालने की सर्जरी करते हैं. तो किसी का फ़ोन आया था हमारे पास कि रोड पे वहाँ पे एक गौ माता पड़ी है. तो हम लोगों ने जाके देखा वहाँ पे, तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब पोजीशन में था. पीछे भी बहुत बड़ा घाव हो गया था और उसका पैर टूट गया था. और गाड़ी वाले ने ऐसी ठोकर मारी कि उसका कमर ही पूरा तोड़ दिया, अंदर का सिस्टम पूरा तोड़ दिया. ये जो दर्द है यही दर्द नहीं है, इसका असली दर्द है इसके अंदर में. इसके अंदर में क्या भरा हुआ है वो किसी को भी मालूम नहीं है. इसके अंदर में कम से कम 25 से 30 किलो प्लास्टिक का कचरा भरा होगा. तो ये पीड़ा तो उसको है ही, वो तो अपने को दिख रही है, लेकिन जो अंदर वाली जो पीड़ा है, प्लास्टिक का कचरा, लोहे की कील, कांच का टुकड़ा, ये सब आइटम अंदर में है. इसके रास्ते में कोई भी गौवंश देखो आप रोड पे, तो उसमें देख लेना कि उसमें कम से कम 30 से 35 किलो प्लास्टिक 100% भरा ही होएगा. अपने सभी संसाधनों के साथ उनकी संस्था अब तक केवल 120 सर्जरीज कर पाई है. आज भारत में ऐसे भटकने वाले पशुओं की संख्या लगभग 50 लाख है. इन्हें सिर्फ तभी छोड़ दिया जाता है जब उनसे कोई आर्थिक मुनाफा नहीं हो पाता. इतनी बड़ी क्रूरता इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कभी देखी जाती है. इनमें से किसी भी एनिमल शेल्टर को सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिलती. क्या आपको सरकार से कोई सहायता मिलती है? नहीं, एक पैसा भी नहीं. जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला कभी. मुझे पद्मश्री पुरस्कार दे दिया बस. इन गाय भैंसों को अत्यंत क्रूरता के साथ बिना कुछ खिलाए पिलाए कई बार असहनीय गर्मी या ठंड में रखा जाता है और अंत में एक के ऊपर एक बेरहमी से पैक करने के बाद इन्हें कसाई खाने भेज दिया जाता है. एक ट्रक में अगर एक लेके जाएंगे या जितना लॉ अलाउ करता है 4 लेके जाएंगे या 5 लेके जाएंगे तो उसमें नुकसान है. तो एक ट्रक में अगर आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उन जानवरों को पहुंचाना है तो पैसा बचाने का तरीका क्या हुआ सबसे अच्छा कि एक ट्रक में जितने ज़्यादा जानवर आ जाए. तो आप इमेजिन नहीं कर सकते होंगे कि शायद एक ट्रक में 40 से 60 तो मिनिमम पाए ही जाते हैं. तो 40 to 60 एनिमल्स उन ट्रकों में भरा हुए होते हैं जो रोज़ कटने के लिए जाते हैं. कसाई खाना कानूनी हो या गैर कानूनी, पशु वहां पहुंचने के बाद उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार होता है.